नाज़रीन ग्रामी, बस पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी। अचानक बिजली चमकी, बस के करीब आई और वापस चली गई। बस आगे बढ़ती रही। आध घंटे बाद बिजली दोबारा आई, बस के पिछले हिस्से की तरफ लपकी, लेकिन वापस चली गई। बस आगे बढ़ती रही। बिजली एक बार फिर आई और वो इस बार दाईं साइड पर हमला आवर हुई, लेकिन तीसरी बार भी वापस लौट गई। ड्राइवर समझदार था, उसने गाड़ी रोकी और ऊंची आवाज में बोला, भाइयों, बस में कोई गुनाहगार सवार है। ये बिजली उसे तलाश कर रही है। हमने अगर उसे न उतारा तो हम सब मारे जाएंगे। बस में सरासीमगी फैल गई और तमाम मुसाफिर एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। ड्राइवर ने मशवरा दिया, सामने पहाड़ के नीचे दरख्त है, हम तमाम एक एक करके उतरते हैं और उस दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं। हम में से जो गुनाहगार होगा, बिजली उस पर गिर जाएगी और बाकी लोग बच जाएंगे। ये तजवीज काबिल अमल थी। तमाम मुसाफिरों ने इत्तेफाक किया। ड्राइवर सबसे पहले उतरा और दौड़कर दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली आसमान पर चमकती रही, लेकिन वो ड्राइवर की तरफ नहीं आई। वो बस में वापस चला गया। दूसरा मुसाफिर उतरा और दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली ने उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं दी। तीसरा मुसाफिर भी साफ बच गया। यूं मुसाफिर आते रहे, दरख्त के नीचे खड़े होते रहे और वापस जाते रहे, यहां तक कि सिर्फ एक मुसाफिर बच गया। ये गंदा मजहूल सा मुसाफिर था। कंडक्टर ने उसे तरस खाकर बस में सवार कर लिया था। मुसाफिरों ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि हम तुम्हारी वजह से मौत के मुंह पर बैठे हैं, तुम फौरन बस से उतर जाओ। वो उससे उन गुनाहों की तफसील भी पूछ रहे थे जिनकी वजह से एक अजियतनाक मौत उसकी मुंतजिर थी। वो मुसाफिर उतरने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन लोग उसे हर कीमत पर बस से उतारना चाहते थे। मुसाफिरों ने पहले उसे बुरा भला कहकर उतरने का हुक्म दिया, फिर उसे प्यार से समझाया और आखिर में घसीट कर उतारने लगे। वो कभी किसी सीट की पुष्ट पकड़ लेता था, कभी किसी राड के साथ लिपट जाता और कभी दरवाजे को जप्फा मार लेता, लेकिन लोग बाज ना आए। उन्होंने उसे जबरदस्ती घसीट कर उतार दिया। ड्राइवर ने बस चला दी। बस जो ही गुनाहगार से चंद मीटर आगे गई, धाड़ की आवाज आई, बिजली बस पर गिरी और तमाम मुसाफिर चंद लम्हों में जलकर भस्म हो गए। वो गुनहगार मुसाफिर 2 घंटों से मुसाफिरों की जान बचा रहा था। नाज़रीन ग्रामी, मुझे किसी साहब ने एक दिलचस्प वाकया सुनाया। वो तुर्की के रास्ते यूनान जाना चाहते थे। एजेंट उन्हें तुर्की ले गया। ये अजमेर शहर से दूसरे लोगों के साथ बर्फबारी का इंतजार करने लगे। सर्दियां यूरोप में दाखिले का बेहतरीन वक्त होता था। बर्फ की वजह से सिक्योरिटी एहलकार मोर्चों में दुबक जाते थे। बॉर्डर पर गश्त रुक जाता था और एजेंट लोगों को कश्तियों में सवार करते थे और उन्हें यूनान के किसी साहिल पर उतार देते थे। ये एजेंटों की आम प्रैक्टिस थी। उन साहब ने बताया कि हम तुर्की में एजेंट के डेरे पर पड़े थे। हमारे साथ गुजरांवाला का एक गंदा सा लड़का था। वो नहाता भी नहीं था और दांत भी साफ नहीं करता था। उससे खौफनाक बू आती थी। तमाम लोग उससे परहेज करते थे। हम लोग दिसंबर में कश्ती में सवार हुए। हम में से कोई शख्स उस लड़के को साथ नहीं ले जाना चाहता था। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रोना शुरू हो गया। एजेंट के पास वक्त कम था, चुनांचे उसने उसे ठुड्डा मारकर कश्ती में फेंक दिया। कश्ती जब यूनान की हदूद में दाखिल हुई तो कोस्ट गार्ड एक्टिव थे। यूनान को शायद हमारी कश्ती की मुखबरी हो गई थी। एजेंट ने मुख्तलिफ रास्तों से यूनान में दाखिल होने की कोशिश की, मगर हर रास्ते पर कोस्ट गार्ड थे। इस दौरान उस लड़के की तबीयत खराब हो गई। वो उल्टियां करने लगा। हमने एजेंट से एहतजाज शुरू कर दिया। एजेंट टेंशन में था, उसे गुस्सा आ गया। उसने 2 लड़कों की मदद ली और उसे उठाकर यख पानी में फेंक दिया। वो बेचारा डुबकियां खाने लगा। हम आगे निकल गए। हम अभी आध किलोमीटर आगे गए थे कि हम पर फायरिंग शुरू हो गई। एजेंट ने कश्ती मोड़ने की कोशिश की। कश्ती अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी और वो पानी में उलट गई। हम सब पानी में डुबकियां खाने लगे। मैंने खुद को सर्दी, पानी और खौफ के हवाले कर दिया। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। मुझे अमले ने बताया कि कश्ती में सवार तमाम लोग मर चुके हैं, सिर्फ 2 लोग बचे हैं। मैंने दूसरे शख्स के बारे में पूछा। डॉक्टर ने मेरे बेड का पर्दा हटा दिया। दूसरे बेड पर वही लड़का लेटा था जिसे हमने अपने हाथों से समंदर में फेंका था। समंदर की लहरें धकेलकर उसे साहिल तक ले आई थी। मुझे कोस्ट गार्ड ने बचा लिया था, जबकि बाकी लोग गोलियों का निशाना बन गए या फिर सर्दी से ठिठर कर मर चुके थे। मैं 15 दिन अस्पताल में रहा। मैं इस दौरान ये सोचता रहा कि मैं क्यों बच गया। मुझे कोई जवाब नहीं सूझता था। मैं जब अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा था, मुझे उस वक्त याद आया कि मैंने इस लड़के को लाइफ जैकेट पहनाई थी।
एजेंट जब उसे पानी में फेंकने के लिए आ रहा था तो मैंने फौरन बाग से जैकेट निकालकर उसे पहना दी थी। ये वो नेकी थी जिसने मुझे बचा लिया। मुझे जो ही ये नेकी याद आई, मुझे 6 माह का वो सारा जमाना याद आ गया जो हमने उस लड़के के साथ गुजारा था। हम ना सिर्फ तुर्की में उसकी वजह से बचते रहे थे, बल्कि वो जब तक हमारी कश्ती में मौजूद रहा, हम कोस्ट गार्ड से भी महफूज रहे, यख पानी से भी और मौत से भी महफूज रहे। हमने जो ही उसे कश्ती से धक्का दिया, मौत ने हम पर अटैक कर दिया। मैंने पुलिस से दरखास्त की कि मैं अपने साथी से मिलना चाहता हूँ। पुलिस एहलकारों ने बताया कि वो पुलिस वैन में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं गाड़ी में सवार हुआ और जाते ही उसे गले लगा लिया। मुझे उस वक्त उसके जिस्म से किसी किस्म की बू नहीं आ रही थी। मुझे मालूम हुआ कि मेरे साथियों को उसके जिस्म से अपनी मौत की बू आती थी। ये उन लोगों की मौत थी जो उन्हें उससे अलग करना चाहती थी, और जो ही अलग हुए सब के सब मौत की आगोश में चले गए। नाज़रीन ग्रामी, मेरे एक बुजुर्ग दोस्त जवानी में अरबपति थे, लेकिन उनकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा उसरत में गुजरा। मुझे उन्होंने एक दिन अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि मेरे वालिद मिल में काम करते थे, गुजारा मुश्किल से होता था। उनका एक कजन माजूर था। कजन के वालिदैन फौत हो गए, उसके आगे पीछे कोई नहीं रहा। मेरे वालिद को तरस आ गया और वो उसे अपने घर ले आए। हम 5 बहन भाई थे। घर में गुर्बत थी और ऊपर से एक माजूर बच्चा सर पर आ गया। वालदा को वो अच्छे नहीं लगते थे। वो सारा दिन उन्हें कोसती रहती थी। हम भी वालदा की वजह से उनसे नफरत करते थे, लेकिन मेरे वालिद को उनसे मोहब्बत थी। वो उन्हें हाथ से खाना भी खिलाते थे और उनका बोल बराज भी साफ करते थे और उन्हें कपड़े भी पहनाते थे। अल्लाह का करना ये हुआ, हमारे हालात बदल गए। हमारे वालिद ने छोटी सी भट्टी लगाई। ये भट्टी कारखाना बनी और वो कारखाना कारखानों में तब्दील हो गया। हम अरबपति हो गए। 1980 की दहाई में हमारे वालिद फौत हो गए। वो चचा तरके में मुझे मिल गए। मैंने उन्हें चंद माह अपने घर रखा, लेकिन मैं जल्द ही तंग आ गया। मैंने उन्हें पागल खाने में दाखिल करा दिया और वो पागल खाने में रहकर इंतकाल कर गए। बस उनके इंतकाल की देर थी कि हमारा पूरा खानदान अर्श से फर्श पर आ गया। हमारी फैक्ट्रियां, हमारे घर और हमारी गाड़ियां, हर चीज नीलाम हो गई। हम रोटी के नवालों तक को तरसने लगे। हमें उस वक्त मालूम हुआ कि हमारे माजूर चचा हमारे रिज्क की जमानत थे। हम उनकी वजह से मोहल्लों में जिंदगी गुजार रहे थे। वो गए तो हमारी जमानत भी खत्म हो गई। हमारे महल हमसे रुखसत हो गए और हम सड़क पर आ गए। प्यारे दोस्तों, ये तीनों वाकयात आपके लिए हैं। हम नहीं जानते कि हम किन लोगों की वजह से जिंदा हैं, हम किन की वजह से कामयाब हैं और हम किन की बदौलत मोहल्लों में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम ये भी नहीं जानते कि हम किसको बस से उतारेंगे, हम किसको कश्ती से बाहर फेंकेंगे और हम किसके खाने की प्लेट उठाएंगे, और वो शख्स हमारा रिस्क, हमारी कामयाबी और हमारी जिंदगी साथ ले जाएगा। हम हरगिज नहीं जानते, लिहाजा हम जब तक उस शख्स को पहचान नहीं लेते, हमें उस वक्त तक किसी को बस, कश्ती और घर से निकालने का रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारे पास जो कुछ हो वो सब कुछ उस शख्स का हो, और अगर वो चला गया तो सब कुछ चला जाए, हम न रहे, मट्टी का ढेर बन जाए। प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी, बल्कि आपके इल्म में खातिर खा इजाफे का बायस भी बनी होगी। अगर आज भी आप इस वीडियो में की गई बातों से इत्तेफाक करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।